बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। हमारे सभी किसान भाई बहनों को रूपा भोजी का तहे दिल से जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित कई जानकारियां। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अब राज्य के बंजर भूमि में भी खेती करना होगा संभव। इफ्को किसान पशु आहार वितरण की हुई शुरुआत। गर्मा बोदी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाए पंत लोबिया 2। अब समाचार विस्तार से। किसानों के पलायन को रोकने के लिए राज्य के बंजर भूमि में भी खेती करने की पहल की जा रही है। लेजर लैंड लेवलर खेती उपकरण एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल कर किसान अपने खेतों को कुछ ही समय में समतल कर उपजाऊ बना सकते हैं। राज्य में इफ्को किसान पशु आहार का वितरण 3 तरह से शुरू किया गया है। राज्य के पशुपालकों की मांग को देखते हुए राज्य के 20 जिलों में इसका वितरण शुरू किया गया है। शीघ्र ही इसका वितरण राज्य के अन्य जिलों में भी शुरू किया जाएगा। इससे पशुओं में प्रजनन क्षमता, दूध उत्पादन में सुधार के साथ ही पशुओं का शारीरिक विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। किसान भाई टमाटर की खेती के लिए पॉली हाउस या नेट हाउस और प्लास्टिक मल्चिंग का इस्तेमाल करें। साथ ही ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग किया जा सकता है। इससे अधिक लाभ मिलता है। टमाटर की संरक्षित खेती आप करना चाहते हैं किसान भाइयों, तो इसके लिए आपको पॉली हाउस या शेड नेट की आवश्यकता होगी, या फिर आप प्लास्टिक मल्च पे जा सकते हैं। अगर आप पॉली हाउस की में इसकी खेती करना चाहते हैं या नेट हाउस में तो आप थोड़ी सेमी डिटर्मिनेट टाइप की वैरायटी भी ले सकते हैं, लेकिन पॉली हाउस में आपको इनडिटर्मिनेट लगातार बढ़ने वाले प्रभेद को लेना होगा। उसके लिए बाज़ार में बहुत सारे प्रभेद उपलब्ध हैं प्राइवेट कंपनी का। अविनाश है, सरताज है, श्रेष्ठ है, इस तरह से हिमसोना है, इस तरह के प्रभेद उपलब्ध हैं। पंत पॉली हाउस टमाटर 1, 2 है, पंत पॉली हाइब्रिड टोमेटो 2 है। इनका भी आप चयन कर सकते हैं और इसकी खेती कर सकते हैं। दूसरे जगहों से भी अन्य विश्वविद्यालयों और कृषि संस्थानों ने भी इसके प्रभेद विकसित किए हैं, उसका भी आप चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो ड्रिप इरिगेशन और फर्टिगेशन के माध्यम से, यानी ड्रिप के माध्यम से घुलनशील फर्टिलाइज़र जो NPK का लेब आता है उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। गर्मा बोदी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पंत लोबिया 2 लगाएं। गर्मा बोदी की खेती के लिए 2 से 3 बार देशी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दे। जुताई के समय गोबर की सड़ी खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह मिला दे। बोदी ऊंची जमीन की फसल है, इसीलिए खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। किसान भाई आलू के कंद कोड़ने के लिए बिरसा पोटैटो डिगर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 60 से 70 डिसमिल प्रतिदिन है। अब मिलते हैं एक सफल किसान से। आज जो किसान हैं वे खेती के प्रति पूरी तरह तत्पर रहते हैं। उनकी कोशिश होती है कि खेत की तैयारी से लेकर समय पर बीज और उर्वरक का प्रयोग करें ताकि उत्पादन बेहतर हो और अच्छी आमदनी हो सके। आज उनका पूरा परिवार खेती पर ही निर्भर है। हमारे साथ है रमेश जी, जिन्होंने जैविक खेती को अपनाकर अपना ही नहीं बल्कि इस पूरे गाँव का नक्शा बदला है। आइए जानते हैं कि इन्होंने जैविक खेती को कैसे अपनाया और इस गांव का नक्शा कदम कैसे बदला है। 4 साल से इस गांव में जैविक खेती की ओर हम लोग आ रहे हैं। जैविक खेती करने से हम लोग का यही होता है कि जो मेरा जो पैसा लगता है वो पैसा मेरा बच जाता है। अगल बगल जो घास फूस है खेती से जो हम लोग का जो डंठा पंठा बच जाता है उसको हम लोग सड़ा करके गला करके हम लोग खाद बनाते हैं और उस खाद को हम लोग अपना खेती में उपयोग करते हैं और अच्छा फसल होता है। और ये फसल जो है सो काफ़ी दिनों तक लंबा चलता है।
तो जिसके कारण गांव के लोग धीरे धीरे जो है सो जितने भी हम लोग परिवार के लोग हैं सभी गांव के लोग आगे कदम बढ़ाए हुए हैं। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण के बारे में। किसान भाई, आप अगर मिर्च फसल की खेती कर रहे हैं तो रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण करने का एक आसान उपाय जान ले। हम सभी जानते हैं कि कई पक्षी बड़े चाव से कीट पतंगे खाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने मिर्च फसल वाले खेत में पक्षियों को बैठने के लिए आश्रय स्थल बनाएं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। मौसम। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। बारी है जानकारी की। जानकारी का पिटारा तो खुल चुका है, तो आज की पहली जानकारी है रबी फसल में खरपतवार नियंत्रण एवं सिंचाई प्रबंधन के बारे में। आइए लेते हैं जानकारी। किसान भाइयों, अभी रबी फसल का दौर चल रहा है और इस समय जो है खरपतवार की समस्या भी काफ़ी बढ़ जाती है, खासकर गेहूं के साथ में या चना के साथ में। तो कैसे खरपतवार का आप नियंत्रण करें, और सबसे मुख्य बात है चूँकि अब बरसात चली गई है तो सिंचाई किस रूप में करें, कैसे उसका मैनेजमेंट करें, प्रबंधन करें, यह भी जानना आपको ज़रूरी है। तो आज इस विषय पे हम चर्चा करेंगे और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हैं OP शर्मा साहब। जैसा कि अभी हमारा विषय है कि जो रबी का फसल है उसमें खरपतवार पर नियंत्रण, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी जैसे गेहूं तो मुख्य फसल है, इसके अलावा कौन कौन सी फसलें लगी हैं जिनमें खरपतवार की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं? ऐसे भी किसान जो गेहूं, खासकर रबी क्रॉप में रबी फसल जो है उसमें गेहूं लगाते हैं, कहीं कहीं सिंचाई की सुविधा होने से तो उसमें खरपतवार की भी समस्या आती है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए उनको कुछ हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे प्री इमरजेंस, अगर बुआई के ठीक 2 से 3 दिन के अंदर अगर वो एक पेंडीमेथिलिन दवा का उपयोग करते हैं तो उसका जिस समय स्प्रे करते हैं पानी में घोलकर पेंडीमेथिलिन, जैसे 1 लीटर से लेके 2 लीटर, किसी क्रॉप में ये 3 लीटर भी जाता है, तो उसको पानी में घोल कर 500 से 600 लीटर पानी में घोल के और उसका स्प्रे हम लोग 2 से 3 दिन के अंदर, बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर अगर कर देते हैं पेंडीमेथिलिन का, तो इसमें कुछ कंट्रोल होता है। ये कितने प्रति हेक्टेयर के लिए दर है? ये दर जो है प्रति हेक्टेयर मतलब 3 लीटर, जनरली जो क्रॉप है जिसमें 3 लीटर प्रति हेक्टेयर 600 से 700 लीटर पानी में घोल के और उसका स्प्रे करते हैं जी। इसी तरह से पोस्ट इमरजेंस, जैसे 25 से 30 दिन के बाद अगर उनको दिखता है कुछ 3 से 4, जिस समय पत्ती आता है 3 से 4 पत्ती का जो स्टेज है उस समय, मतलब बुआई से 25 से 30 दिन के बाद उनका अगर कंट्रोल करना चाहते हैं खासकर गेहूं में, तो उसका भी 2,4-D सोडियम साल्ट है ना, 2,4-D सोडियम साल्ट 500 ग्राम उसको 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर और प्रति एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे करते हैं, तो उसमें भी चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं उनका हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं जी। क्या यंत्रों के माध्यम से भी जो है खरपतवार को हम अपने खेतों से, जो रबी के फसल हमारे गेहूं लगे हुए, वहां से उसकी निकाई गुड़ाई जो है कर सकते हैं? हाँ, रबी में जैसे खासकर मुख्य रूप से जो गेहूं है, कुछ किसान अभी लाइन में भी हम लोग जैसे दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से गेहूं को लाइन में लगाने के लिए उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं जी। चाहे वो 0 टिलेज मेथड से हो और नहीं तो छोटे छोटे यंत्र जिसमें नाली बन जाता है जी, और छोटा यंत्र है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है जी। एक बार में 5 लाइन बनता है और उस लाइन में पीछे लाइन
से मतलब हाथ से गेहूं को गिराते हैं तो गेहूं लाइन में बुआई होता है जी जैसे एक टेक्निक जैसे धान में श्री विधि है जी उसी तरह से गेहूं में SWI सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन उसमें गेहूं 1 मीटर में 3 लाइन को लगाते हैं तो उसमें SWI वीडर का इस्तेमाल करते हैं और उसको बुआई से एक बार हम लोग 20 से 25 दिन के अंदर अगर कर देते हैं और कम से कम 2 या 3 बार हम लोग उसको वीड्स कंट्रोल के लिए वीडर का इस्तेमाल करते हैं तो उसके द्वारा भी कुछ मात्रा में हम लोग वीड्स को कंट्रोल करते हैं। जी अच्छा सर, ये तो गेहूं की बात होगी, इसके अलावा अभी रबी क्रॉप में जो है चना भी बहुतायत में लोग किसान भाई हमारे लगाते हैं। चना वहाँ पे किस रूप में खरपतवार कैसे नियंत्रित चना करें? के लिए जैसे किसान तो अभी जैसे खेत की जुताई 2 से 3 बार करके और जैसे ढेला जो होता है उसी में चना को और जनरली ब्रॉडकास्टिंग मेथड से ही करते हैं किसान झारखंड में। जी तो उसमें प्री इमरजेंस जैसा ये बताए पेंडीमेथिलिन 2 से 3 दिन के अंदर दवा का अगर स्प्रे करते हैं 1 लीटर से लेके डिपेंड करता है कौन सी क्रॉप है 1 लीटर से लेके 2 लीटर किसी क्रॉप में ये डोज ज़्यादा भी हो सकता है तो उसमें 250 से 300 लीटर पानी में घोल के और बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग स्प्रे करते हैं जी प्री इमरजेंस। पोस्ट इमरजेंस के लिए तो ऐसा बहुत सा दवा है सल्फोफ्यूरॉन है और बहुत सा कंपनी वीड मार के रूप में आता है और 2,4-D है, इसका भी इस्तेमाल कुछ फसलों में किया जाता है नियंत्रित के लिए कर सकते हैं। अच्छा सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो रबी की फसल है उसमें सिंचाई की भी अपनी अहमियत है, तो अगर सिंचित भूमि और असिंचित भूमि की अगर बात करें तो सिंचित भूमि में रबी फसल को कितनी सिंचाई देनी चाहिए और असिंचित भूमि में कितनी सिंचाई हो और किस तकनीक के माध्यम से दे कि फसलों को पूरा पानी मिले? खासकर हम गेहूं की बात पहले करते हैं। रबी फसल में गेहूं की सिंचाई के लिए जैसे झारखंड में पानी बहुत कम है तो कम से कम जो क्रिटिकल स्टेज है जैसे गेहूं में जो CRI स्टेज होता है क्राउन रूट इनिशिएशन और जिस समय कल्ला निकलता है जिस समय दूध बन रहा है उस समय और जिस समय दाना मैच्योर होता है उस समय मतलब 3 से 4 इरिगेशन जो क्रिटिकल स्टेज है 25 से 30 दिन के अंतराल में अगर वो करते हैं तो गेहूं का भरपूर उपज मिल सकता है। अगर ज़्यादा पानी है तो हम लोग 7 से 8 इरिगेशन में जा सकते हैं, लेकिन जो गेहूं में खासकर 3 से 4 जो स्टेज है क्रिटिकल स्टेज CRI स्टेज जो ब्रांचिंग जिस समय जिसको बोलते हैं शाखा निकल रहा है उस समय या जिस समय बाली निकलने का जो दाना भरने का स्टेज है दूध जब बन रहा है और जो दाना बन रहा है उस समय इरिगेशन बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो उसमें बहुत ही ड्रास्टिक उपज में कमी आ सकता है। जी, लेकिन जहाँ पर पानी की उपलब्धता थोड़ी कम है वहाँ पे किन तकनीकों के माध्यम से जो है सिंचाई का प्रबंधन किसान भाई कर सकते हैं? क्या वहाँ पे स्प्रिंकलर जो है या इस तरह के जो यंत्र हैं या तकनीक है वो कामयाब है? झारखंड में स्प्रिंकलर सिंचाई ड्रिप इरिगेशन जैसे सब्जियों में करते हैं उस तरह से कुछ फसलों में जैसे चना हुआ या मसूर हुआ या आपका और भी जो क्रॉप है सीरियल क्रॉप्स सरसों में भी या गेहूं में भी उसमें भी हम लोग अगर कम पानी है तो स्प्रिंकलर या रेन गन एक टेक्नोलॉजी है, रेन गन एक छोटा सा यंत्र है जस्ट स्प्रिंकलर के जैसा ही है, उसको भी हम लोग अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो कम पानी में ज़्यादा जैसे सरसों खासकर सरसों में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट पाया गया है। 2 से 3 सिंचाई अगर हम लोग कर देते हैं कितने अंतराल पे करना चाहिए सर? अगर मान लीजिए 3 सिंचाई भी कर रहे हैं तो कितने अंतराल पे करना चाहिए? ये कम से कम जैसे सरसों या गेहूं में है, गेहूं में तो 20 से 25 दिन कम से कम हम लोग लेते हैं। सरसों में भी करीब 25 से 30 दिन के अंतराल में हम लोग स्प्रिंकलर से भी नहीं तो रेन गन से भी हम लोग इसका सिंचाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिल सकता है उनको और उपज में भी काफ़ी वृद्धि हो सकती है। रबी की फसलों में आप कैसे खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं, चाहे वह रासायनिक विधि हो यंत्रों के माध्यम से, और साथ ही जो सिंचाई है उसकी नवीनतम तकनीक को अपनाकर आप अपनी खेती को बेहतर कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों से जुड़ी और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार। और किसान भाइयों, आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बारी है दूसरी जानकारी की, तो दूसरी जानकारी आज की है तसर बीज कोष संग्रहण के दौरान हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं इस विषय पर। तो आइए लेते हैं जानकारी, उठाते हैं लाभ। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे उन किसानों के लिए जो तसर का उत्पादन करते हैं और साथ ही जब उनके कोषों का भंडारण करना होता है तो उनको कई तरह की दिक्कतें होती हैं
और इन दिक्कतों को कैसे वो दूर कर सकते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। और इन्हीं सब विषयों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर कर्मवीर जेना। सर, जैसा कि आज का हमारा विषय है कि जो तसर उत्पादक हैं, जब तसर का उत्पादन कर लेते हैं, उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो जो भंडारण की प्रक्रिया होती है उसमें कहीं ना कहीं उनसे गलती हो जाती है और फिर आगे चलकर नुकसान होता है। तो अगर हार्वेस्टिंग के बाद के प्रोसेस को, इनिशियल जो प्रोसेस है उसके बारे में अगर बात करें तो कैसे उसका शॉर्टिंग करना चाहिए, ग्रेडिंग करना चाहिए, या भंडारण के पूर्व क्या कुछ उनको तैयारी करनी चाहिए? पर्टिकुलरली हार्वेस्टिंग के दौरान हमको कुछ सावधानियां बरतना चाहिए। जब कोसा को चयन करेंगे, जनरली किसान भाई क्या करते हैं, गोटी स्पिनिंग होने के बाद इमीडिएटली जो कोसा को काट लेते हैं। नो, स्पिनिंग के बाद 7 to 10 दिन के बाद कोसा जब हार्ड हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तब उसको काटना चाहिए। काटने के बाद कोसा को आपको सटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कोसा जनरली देखता है फ्लेमजिक टाइप का देखता है, उसको कभी बीज के लिए चयन नहीं करना है। कभी हल्का लगता है कोसा, उसको दैट मीन्स उसका अंदर जो प्यूपा है ये मर गया, उसको कभी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। और पोस्टीरियर भाग में आपको एक छेद मिलेगा, उसका मतलब है दैट इज उजी इन्फेक्टेड कुकुन है। ऐसे टाइप ऑफ अगर कुकुन मिले किसान भाई, उसको बीजगार के लिए आदो सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। और एक मिलेगा कुकुन का, जो कुकुन का आगे पर्सन में है, अंटीरियर पर्सन में एक छेद मिलेगा, ये येलो इन्फेक्टेड कुकुन है। अगर ऐसे टाइप अगर कुकुन मिले, उसको कभी भी बीजागार में संरक्षण करना नहीं चाहिए। ये तो बात होगी, जैसे आपने बताया कि जो डिफेक्टिव कोकून है उनका सिलेक्शन नहीं करें। तो जो बढ़िया कोकून है, जो बीजों के लिए उपयुक्त है, जो मापदंड के अनुकूल है, उसको अगर स्टोर करते हैं तो क्या कंडीशन होना चाहिए? जो ग्रेनेज है उसका आइडियल कंडीशन क्या होना चाहिए? किसान भाइयों को क्या तैयारी करनी चाहिए उसको स्टोर करने से पहले? पर्टिकुलरली आफ्टर हार्वेस्टिंग से बाद जनरली जो कोकून का हम संरक्षण करेंगे, उससे पहले ग्रेनेज जो बीजगार है उसको अच्छा से डिसइंफेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जनरली किसान भाई क्या करते हैं, एक ग्रेनेज के बाद जब अंडा बन जाता है उसके बाद उसको डिसइंफेक्शन नहीं करता है, तो उसी में क्या क्या जो रोग का संक्रमण का मात्रा बढ़ जाता है। तो इसलिए बीज का संरक्षण से पहले तो उसको डिसइंफेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलरली उसको बीजगार को बढ़िया से साफ़ सुथरा करना है, ब्लीचिंग सॉल्यूशन में उसको वॉशिंग करना है, पूरा रूम को उसको फ्यूमिगेशन टेक्निक से कम्प्लीटली उसको डिसइंफेक्शन करना है। उसके बाद ही बीज को संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये डिसइंफेक्शन नहीं करके हम सीधा कुकुन शटिंग के बाद बीजागार में कुकुन को संरक्षण कर दे, तो डेफिनेटली उसका जो डिजीज़ परसेंटेज का आगे चल के ग्रेनेज ऑपरेशन टाइम में बढ़ जाएगा। इसलिए उसको डिसइंफेक्शन करना बहुत ज़रूरी है जी। तो वहाँ पे किस रूप में करें? जहाँ पे मान लीजिए पक्का कंस्ट्रक्शन है, आइडियल कंडीशन है, वहाँ तो ठीक है। जो घरेलू स्तर पे करते हैं वहाँ, अगर ये घरेलू स्तर पर करते हैं, पर्टिकुलरली अगर जहाँ कम्प्लीटली एक जो कंक्रीट ग्रेनेज हाउस नहीं है, उसी केस में एटलीस्ट बोलते हैं एटलीस्ट 5% ब्लीचिंग सॉल्यूशन बना दे और उसको घोल बना के उसको छिड़काए, तो एटलीस्ट चूना ब्लीचिंग में उसको साफ सुथरा करे, तो ये भी एटलीस्ट ये रोग का मात्रा को कम करेगा। जी। अच्छा सर, एक चीज़ और आप बताइएगा सर कि जब रखने की बात आती है तो रूम का चयन, खासकर जो संग्रहण जहाँ पे हम कर रहे हैं संग्रह, उसका चयन का आधार क्या होना चाहिए? पर्टिकुलरली जो हमारा जो मॉडल ग्रेनेज हाउस है, उसका जो सेंट्रल प्रिजर्वेशन हॉल है, उसमें जो साइज होता है 11 बाई 5 मीटर का, उसमें लगभग 1 लाख कोसा को संरक्षण किया जा सकता है। बट जो रहेगा सेंट्रल हॉल, उसके बाहर बारंडा 5 से 6-7 फीट होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट उसमें पड़ना नहीं चाहिए। बट उसमें विंडो भी होना चाहिए अपोजिट टू ईच अदर, तो सो दैट जो क्रॉस वेंटिलेशन है ये होना चाहिए। पर्टिकुलरली ये सब बारे में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जी। अच्छा, बाहर से किसी तरह की बीमारी जो है ग्रेनेज हाउस में नहीं जाए, उसमें किस तरह की सावधानी किसान भाइयों को बरतनी चाहिए, स्वयं के लिए या जो आगंतुक आते हैं या कोई और भी जाता है अंदर ग्रेनेज हाउस में? तब पर्टिकुलरली बाहर से जो बीजगार को जो जीवाणु घुसते हैं, पर्टिकुलरली बाहर आप साफ़ सुथरा रखिए, और बीजगार को घुसने से पहले एक पैड रख देते हैं जिसमें फॉर्मेलिन हो और ब्लीचिंग सॉल्यूशन में डूबा हुआ रहता है। सो जब जाएगा एक आगंतुक हो और किसान भी खुद जब जाता है, सो दैट उसके पैर में लग के जो डिजीज अंदर घुसे नहीं, और साफ़ सुथरा जितना रहे ये बेहतरीन है। जी। जो बीजागार है जिसमें बीज के लिए हम लोगों ने कोषों का संग्रहण किया है सर, वो जब उपयोग के लायक होते हैं उस दौरान किस तरह की सावधानी किसान भाई बरतें हैं कि नुकसान जो है नगण्य हो? पर्टिकुलरली जो ग्रेनेज को हम प्रिजर्वेशन करते हैं, अभी पर्टिकुलरली दिसंबर जनवरी में कोसा आ जाता है, तो जनवरी से लेकर जून जुलाई तक रहता है कोसा। पर्टिकुलरली विंटर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, पर्टिकुलरली समर में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है ये प्यूपा मरने का ज़्यादा चांसेस है, उसी टाइम ज़्यादा आपको सावधानियाँ बरतना चाहिए। जैसे ग्रेनेज हल के अंदर
टेम्परेचर नहीं बढ़े उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए ज़्यादा गर्मी एरिया में, जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ता है, उसी क्षेत्र में हम किसान को देते हैं खास मेट डाल दीजिए, पानी को स्प्रे करिए, सो दैट उसमें टेम्परेचर ग्रेनेज हल के अंदर टेम्परेचर कम हो जाएगा। बट यही है ग्रेनेज जहाँ अपने बीज को जहाँ प्रिजर्वेशन किया रखा उसी का अंदर जैसे ह्यूमिडिटी नहीं बढ़े उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गया या बाहर टेम्परेचर है तो इमरजेंसी इराटिक इमरजेंसी होने लगेगा। सो ज़्यादा अंदर जैसे ह्यूमिडिटी नहीं बढ़े, बाहर का टेम्परेचर को जैसे पानी खास मेट डाल के तो जो टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए उसी के बारे में ज़्यादा किसान भाई अगर ध्यान दे तो कोसा आपका बीज जो ग्रेनेज सक्सेस होगा। एक और समस्या आती है जनरल साहब कि परभक्षी या परजीवी का भी प्रकोप जो है ग्रेनेज हाउस में हो जाता है, तो उसमें किसान भाई क्या व्यवस्था करें और किस रूप में करें कि जो उनके कोशे हैं वो सुरक्षित रहे? पर्टिकुलरली बीजगार के अंदर परभक्षी का काटा बहुत कम होता है। जो कोसा हम चयन करते हैं उसी दौरान अगर हम सावधानियां लेते हैं तो जनरली हमको इन्फेक्टेड जो उजी और येलो इन्फेक्टेड जो मैं बताया, अगर पहले हम उसको निकाल दें तो बीजगार में ये उनका प्रकोप नहीं मिलेगा। सो पहले अगर हम इस चीज़ को ध्यान देंगे तो जनरली ये प्रॉब्लम बाद में चल के नहीं आएगा जी। और चलते चलते आपसे जनरल साहब ये भी जानना चाहेंगे कि ओवरऑल किसान भाइयों ने सब तरह की सावधानियां बरती होंगी, जो भी आप लोग उनको प्रशिक्षण के दौरान जो है सजेस्ट करते होंगे वो सारी बातें अमल में लाते हैं, फिर भी कहाँ उनसे गलती हो जाती है जो उनके नुकसान का जो है कारण बनता है? गलती किसान भाई हर स्टेप को आपको अगर ध्यान दें, हार्वेस्टिंग से लेकर कम्प्लीटली प्रिजर्वेशन तक, तो जनरली आपका जितना भी हमने अभी चर्चा किए हैं, चाहे कैसे सेटिंग करना है, कैसे उसको डिसइंफेक्शन करना है, अगर रैट का इन्फेक्शन हुआ, रैट का अगर प्रकोप बढ़ा उसके में क्या टेम्परेचर से बचाव कैसे करेंगे, अगर हर चीज़ इस स्टेप वाइज अगर आप उसको पालन करें तो डेफिनेटली आपका ग्रेनेज सक्सेस होगा और हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगे। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि किस तरह से हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया है कि जब आप तसर बीज कोशों का भंडारण करें तो शुरुआत जो है चयन से ही होती है। चयन की प्रक्रिया बहुत सावधानी से करें, जिसके माध्यम से न सिर्फ आपका जो ग्रेनेज हाउस है वह सुरक्षित रहे बल्कि आपके कोशे भी सुरक्षित रहें। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों से जुड़े और इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाई। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? तो एक जानकारी और हम आपको दे दें कि नसीब वो देता है जो आपके नसीब में होता है। नसीब वो देता है जो आपके नसीब में होता है और मेहनत वो देता है जो आप चाहते हैं। तो मेहनत करते रहिए और सफलता पाते रहिए। अब फटाफट कागज़ और कलम उठाइए, हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपनी समस्या और सुझाव हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। केंद्र संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। बिल्कुल लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।